इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त GL चौधरी आज के सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम यहां लगातार दीपावली के इस पावन पर्व की छुट्टियों में लगातार आपके साथ ये क्लासेज लेकर के, जिसको कह सकते हैं आपके आ रहे हैं। सेम टाइम है, सेम क्लासेज हैं और इसमें PYQ देख रहे हैं हम आपके जेट को लेकर के। 17 तक जेट लिए और 17 के बाद हम आज बात करेंगे 2018 के PYQ को लेकर के। और यहाँ हम जो चर्चा करेंगे आज के सेशन में, तो ये आज का सेशन है। उसके बाद कल संडे हो जाएगा और उसके बाद मंडे से हमारी क्लासेज कंटिन्यू लाइव रहेंगी। आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म की क्लासेज हैं जो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। दिवाली की छुट्टियां चल रही है। तो आइएगा, 2018 का पेपर है। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल है, स्पेगनम घास बहुत उपयुक्त है इनार्चिंग के लिए, कलम बंधन हेतु कलिकायन या घुटी। इस घुटी को कह देते हैं आप, जिसको कह सकते हैं एयर लेयरिंग, इसी को कहते हैं पोट लेयरिंग और इसी को घुट्टी लेयरिंग कहते हैं। इसमें देखिएगा, पौधा जो होता है उसकी आधार शाखा से आपके 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर कटान लगा करके उसके ऊपर स्पेगनम मोस घास बांधी जाती है और उसके बाद में उसके ऊपर पारदर्शी थैली लपेटी जाती है ताकि वहां पर रूट्स का इनिशिएशन हो वो नजर आ जाए। तो यहाँ पर स्पेगनम मोस घास का प्रयोग किया जाता है। क्यों? नमी के लिए। ये ध्यान रखना, किसके लिए? नमी के लिए। फिर देखिएगा, बडिंग, कटिंग और इनार्चिंग। तो यहाँ पर तो वैसे ही क्या है आपके, इसको कह सकते हैं पारदर्शी थैली बांध करके छोड़ दिया जाता है जो है, क्योंकि इनमें तो 2 पार्ट है आपके। तो यहाँ पर ए सही आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जेली थर्मोमीटर नहीं होता, जेली मीटर होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। ये क्या होता है? जेली, तो ये जेली मीटर होता है। ठीक है भाई। तो यहां पर जेली मीटर या जेल मीटर या लेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो लेक्टोमीटर क्या करता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व है लेक्टोमीटर। तो इसके द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है ये आपके जो तरल पदार्थ है उनका घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, जैसे पानी वगैरह के लिए, डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करते हैं। यहाँ पर जेल मीटर कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जेल मीटर नहीं होता, जेली मीटर होता है। तो इसके द्वारा, जेली मीटर के द्वारा ये पता किया जाता है कि पेक्टिन की मात्रा कैसे, क्योंकि इस पर इंडिकेशन होता है 1.25, 1.0, 1.00, 0.75। तो यहाँ पर जेली मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? पेक्टिन की मात्रा का परीक्षण किया जाता है। फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है फ्रूट्स के लिए? तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, 90, 110 और 121। देखिएगा, यह डिब्बाबंदी का पार्ट है। फलों का चयन करना, फलों को काटना, धोना, उसके बाद उनका ब्राइन या सिरप सॉल्यूशन करना, उसके बाद आपके उनको डिब्बों में भरना, फिलिंग करना, एयर टाइटनिंग करना, और उसके बाद में इसको कह सकते हैं अपन क्या करते हैं, अंत में प्रोसेसिंग करते हैं। तो प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स की जो प्रोसेसिंग होती है, वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग होती है 115 से लेकर के 121 डिग्री सेल्सियस पर, और फलों की जो होती है वो 100 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग की जाती है आपके। ठीक है, 121 पर। अगला सवाल, द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलंत समस्या। द्विवर्षीय फलन यानी कि 2 वर्ष पर फल आते हैं। ठीक है, अब फल आया तो अगली बार नहीं आएगा, फिर अगली बार आएगा, यानी 21 में आया तो फिर 23 में आएगा। इसको कहते हैं द्विवर्षीय फलन। इसी का एक दूसरा नाम होता है अल्टरनेट फ्रूट बेयरिंग, एकांतर फलन।
इसी को कई बार कह देते हैं ऑन और ऑफ ईयर। क्या कह देते हैं? ऑन ऑफ ईयर कह देते हैं। तो द्विवर्षीय फलन एक मुख्य समस्या है खजूर में। खजूर तो आपके एक लिंगी है, ये ध्यान रखना आपके, ठीक है। आम, आम में ध्यान रखना क्या है? हर्मोफेरोडाइट जिसको कह सकते हैं, और एंड्रोमोनोसियस भी देखा जाता है इसमें। हार्मोफेरोडाइट और इसके साथ ही आपके क्या देखने को मिलती है इसमें? हार्मोफेरोडाइट के साथ में ही एंड्रोमोनोसियस, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एंड्रोमोनोसियस आपको देखने को मिलती है। बेर और केला, तो आम में एकांतर फलन की समस्या देखी जाती है और आम में बहुभ्रूणता भी देखी जाती है, ध्यान रखना। आम में क्या देखी जाती है? बहुभ्रूणता भी देखी जाती है, और ये ध्यान रखना आपको। बी, स्पंजी टिश्यू की समस्या भी आम में पाई जाती है। किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोइट मिलाया जाता है? देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 के तहत अगर आप देखोगे तो एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS और एक है सोडियम बेंजोइट, ठीक है, एक है सोडियम बेंजोइट। तो यहां अगर हम बात करें तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जो है, इसका प्रयोग आप रंगहीन और हल्के रंग वाले फ्रूट्स या फ्रूट उत्पादों के लिए करते हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग रंगीन फलों के लिए करते हैं, ठीक है, रंगीन फलों के लिए किया जाता है। यह एक क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटर, शक्तिशाली, और ये हल्का परिरक्षक है, ये ध्यान रखना, जिसका प्रयोग हल्का परिरक्षक। इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 600 से लेकर के 1000 ppm होता है, ये ध्यान रखना। सेब का जेम बनाया जाता है, जेम शर्करा के द्वारा परिरक्षित होता है। जेम क्या होता है? जेम शर्करा से परिरक्षित होता है, कार्डियल शर्करा से परिरक्षित होता है। मुरब्बा किससे परिरक्षित होता है? शर्करा से। और टमाटर का सॉस आपके क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट से, क्योंकि टमाटर रंगीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर टमाटर सॉस जो होता है, ठीक है, टमाटर सॉस, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा, तो डीएपी में अगर आप देखो, खाद नहीं होता डीएपी, तो क्या है? उर्वरक है। तो डीएपी उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा, तो डीएपी में अगर आप देखोगे तो आपके एक तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 18% है, और फास्फोरस कितनी है? 46%। तो डीएपी में उर्वरक में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 18%, 46%। फास्फोरस 46% होती है। तो यह कैसा है, ये ध्यान रखना आपको। मिक्स्ड फर्टिलाइज आपके कंपोजिट जिसको कह सकते हैं, या जटिल, ठीक है, इसे आप जटिल उर्वरक कह सकते हैं, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व, तो इसे आप उच्च विश्लेषक भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे आप उच्च विश्लेषक उर्वरक भी कहते हैं, उच्च विश्लेषक उर्वरक भी कहा जाता है, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक में नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, और पोटास आपको दिखाई देगा NPK। द्वितीयक पोषक तत्व में अगर आप देखोगे तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर दिखाई देगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपके जिसको कह सकते हैं B4 बोरोन, C4 क्लोरीन, C4 कॉपर, F4 फेरस, N4 निकल, M4 मैग्नीज, M4 मोलिब्डेनम और Z4 जिंक। लाभदायक में, या जिसको कह सकते हैं आपके, ठीक है, जो आपके DJ निकोलस साहब ने 4 पोषक तत्व जिसको कहा लाभदायक पोषक तत्वों के रूप में बात की थी, 4 पोषक तत्वों की, ठीक है। तो DJ निकोलस महोदय के द्वारा दिए गए 4 पोषक तत्वों में जैसे कोबाल्ट है, वेनेडियम है, सिलिकॉन है और सोडियम है। ये क्या है? क्रियात्मक पोषक तत्व,
कैसे हैं? ये क्रियात्मक पोषक तत्व आपको नजर आएंगे। इसके बारे में किसने बताया था? तो इनके बारे में डीजे निकोलस ने। तो डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा। तो ये डीजे निकोलस बाबू है जिन्होंने लाभदायक पोषक तत्व, फंक्शनल क्रियात्मक पोषक तत्वों के बारे में बताया। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या है? तो द्वितीयक पोषक तत्व है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है आपके। अगला सवाल, बीज रहित संकर किस्म सिंधु, बीज तो होता है लेकिन बहुत छोटा है, तो देखिएगा सिंधु, इसको कहते हैं डी, एक तो होता है जैसे इसके लिए तो RAS, ठीक है, DNA आपके RNA कहीं दिखाई देगा है, तो AS। अल्फांजो, यहां पर देखो ये सिंधु, तो रत्ना और अल्फांजो, तो ये रहा रत्ना और अल्फांजो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर NDM, नीलम इंटू दशहरी बराबर मल्लिका, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहां पर RNA, रत्ना, ठीक है, RNA, फिर ये है DNA, तो आम्रपाली के लिए। ठीक है, तो इसका राइट, ये ध्यान रखना। आम के संकर जो वैरायटीज उनका क्रॉस आपको याद रखना है। अचार में नमक की प्रतिशत मात्रा, अचार जो होता है उसमें नमक कितना यूज करते हैं? ठीक है, तो 20 से 25, 5 से 10, 15 से 20 और 1 से 5%। तो अचार में नमक की मात्रा कितनी यूज की जाती है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा, परिरक्षण की बात हो रही है। अब अगर डिब्बाबंदी में ब्राइन सॉल्यूशन की बात करते, जैसे वेजिटेबल्स भरते हैं आप, वेजिटेबल्स फिल की जाती है विथ ब्राइन सॉल्यूशन, तो वहां पर आपके 1 से 2% होता है। ठीक है, लेकिन परिरक्षण में अचार 15 से 25%, तो यहाँ पर 15 से 20%, ये ध्यान रखना आपको। तो 20 का राइट आंसर। अगला देखो, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? शहरों के पास आसपास के क्षेत्रों में क्या होती है, भूमि महंगी होती है, तो वहां पर कम क्षेत्र में अधिक प्लांट्स लगाया जाना मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। क्विंकस मेथड, इस क्विंकस मेथड को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप पंचभुजाकार विधि कहते हैं। ठीक है, इसको पंचभुजाकार कह देते हो। इसके लिए आप पूरक विधि, तो इसे आप पूरक विधि भी कह देते हो। षटभुजाकार, इसे आप षटभुजाकार कह दो। सम त्रिबाहु विधि भी कहते हैं, सम त्रिबाहु विधि भी कहा जाता है, सम त्रिबाहु भी कहते हैं। इसी को हम सेप्ट्यूल मेथड भी कहते हैं, सेप्ट्यूल मेथड भी कहते हैं। आयताकार, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, तो यहाँ पर षटभुजाकार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 पौधे मिलकर के षटभुजाकार, 7वां पौधा मध्य में स्थायी, और एक ध्यान रखना सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी में। तो सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी विधि से लगाए जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक पौधे, तो सर्वाधिक पौधे इससे होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक पौधे इससे होंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट आंसर शहरों के निकट, तो कम क्षेत्रफल में षटभुजाकार आपके काम में ली जाती है आपके। ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में जाकर के पौधे उखाड़ लिए जाते हैं। खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रयुक्त होती है? तो यह सदाबहार क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का, लगभग रिपीट होता है। तो फुटपाथ क्या होता है, ये देखो इसमें पहली चीज, फुटपाथ में ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कि साल में कितनी बार टीकाकरण, तो साल में 2 बार टीकाकरण होता है इसका। ठीक है, 2 बार क्या होता है इसका टीकाकरण होता है, जून सितंबर में। फिर देखिएगा इसमें लक्षण कहाँ से शुरू होते हैं, तो लक्षण इसके फुट से शुरू होते हैं और फुट से माउथ की ओर चलते हैं। तो क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, फपोले हो जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब कह रहा फुटपाथ, यानी कि इसको धोने के लिए, तो फिर देखिए फिनोविस नीलाथोता, नीलाथोता रामबाण है। जैसे पशु परिचर के बुक के लिए हमारी जो बुक है वो रामबाण है ना, वैसे ही खुरपका और मुंहपका में ये क्या है, नीलाथोता रामबाण है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर।
तो 20 का नीला तोता राइट आंसर है। तारपीन का तेल, मर्दन तेल, मालिश करने में दर्द वगैरह जो हो जाता है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? ठीक है, भारी नस्ल तो जर्सी, तो विदेशी और मैक्सिमम फेट। ठीक है, विदेशी नस्लों में मैक्सिमम फेट किसमें? जर्सी में। देखिएगा आप अगर देखेंगे तो हेवीएस्ट ब्रीड है, सबसे भारी। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप मिल्च मशीन कह सकते हैं, मिल्च मशीन कह सकते हैं। गिर दुधारू है। राठी, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे राजस्थान की इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर होलिस्टिन HS जिसको कहा जाए तो आपका HF, होलिस्टिन फ्रीज। HS तो आपके हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज है आपके वो, तो 20 का राइट है। देखिएगा अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल विश्व में सबसे प्रथम स्थान रखती है? इसका मतलब अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। पहला है रोड आइलैंड रेड, इसमें क्या है? 2 R आते हैं, रोड आइलैंड रेड। तो 2 आते हैं तो इसका मतलब दोहरा उपयोग होता है, तो अंडा भी और मांस भी। प्लाईमाउथ रॉक, रेड कॉर्निश और व्हाइट लेग हॉर्न। तो व्हाइट क्या होते हैं? व्हाइट अंडे होते हैं, और व्हाइट लेग हॉर्न अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है शारीरिक दशा देख करके। हमारे पूर्व जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये पशु के शरीर की फिजिकल कंडीशंस बाहर से शारीरिक दृष्टि से देख करके बता सकते हैं कि ये पशु जिसको कह सकते हैं इतनी उम्र का है। खुर देख करके ज्ञात किया जा सकता है। सींगों के द्वारा, तो सींगों पर क्या होते हैं? हॉर्न्स होते हैं। तो पशु की उम्र इसमें क्या होती है? पशु की उम्र इक्वल आपके n+2। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिंग्स ऑन हॉर्न्स। ये ध्यान रखना आपको, n+2। आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि छल्लों पर जो सींग पर जो छल्ले होते हैं किस पशु में स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो ये ध्यान रखना, स्पष्ट जो छल्ले होते हैं, क्लियर जो स्पष्ट छल्ले होते हैं वो किस पर दिखाई देते हैं? आपको ये ध्यान रखना है। आपको क्लियर स्पष्ट छल्ले किस पर दिखाई देते हैं? गाय के सींगों पर छल्ले स्पष्ट नजर आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। भैंस पर नहीं आते, क्योंकि भैंस नियमित रूप से ब्यात नहीं करती है, तो नियमित रूप से ब्यात करता है गाय, इसलिए गाय पर। और गाय ऑप्शन में नहीं हो तो फिर भैंस, और ऑप्शन में अगर हिरण हो तो पहला हिरण होगी प्रायोरिटी। दांतों के द्वारा, तो देखिएगा दांतों में आपको पता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर भी होता है, कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर भी होता है और मोलर भी होता है। तो I बटे में I, C बटे में C और PM बटे में PM, प्रीमोलर और मोलर बटे में मोलर। अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे रूमिनेंट्स में, तो इंसीजर जिसको कह सकते क्या होगी आपके, जिसको कह सकते 4 जोड़ी, 4 ऊपर 4 नीचे, ये ध्यान रखना आपको। तो 4 बटे में 4, लेकिन किधर की तरफ है? एक ही जबड़े की। ध्यान रखना, यह दंत सूत्र हमेशा एक ही जबड़े को दर्शाता है, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, लेकिन उसका अपर और लोअर पार्ट दोनों दर्शाते हैं। तो 4/4 कैनाइन रूमिनेंट्स में नहीं पाए जाते, इसलिए 0 बटे में 0। प्रीमोलर अस्थायी होते हैं, जो जीवन में 2 बार आते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर 3/3, और मोलर टीथ जिसको कह सकते हैं आपको अस्थायी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो 4 4 8, 8 और 3, यहां पर अगर देखेंगे तो आपके 8 और 3 11, और 11 और 3 14। यहां अगर देखेंगे तो यहां पर ये जो है आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जिसको कह सकते हैं आपके। ठीक है, ये एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके फॉर्मूला है। तो अस्थायी दांतों की संख्या तो कितनी होती है? 20, और फिर स्थायी दांत जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं? 32, क्योंकि फिर बाद में मोलर टीथ आ जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, मोलर टीथ आपके आ जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो इंसीजर रूमिनेंट्स में तो मैंने जो ऊपर लिखा ना जोड़ी, इंसीजर में तो ऊपरी भाग पर क्या है?
यहाँ पर इंसीजर नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो ये सॉलिड भाग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। डेंटल पोड कहते हैं इसे यहाँ पर, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो डेंटल पैड जिसको कह सकते हैं, ठीक है, डेंटल पोड। तो ये तो क्या, पशु के चारा खाने में उसको रोकने में मदद करता है। तो ये नहीं होगा तो टेम्परेरी में देखना 0/4 हो जाएगा। फिर कैनाइन होंगे नहीं, प्री मोलर आपके अस्थायी एक बार आते हैं, मोलर एब्सेंट होंगे। तो 3 और 3 6 और 4 10। तो यहां पर देखिएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि आधा जबड़ा है तो पूरे जबड़े के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 20 हो गए। फिर देखिएगा 0/4 प्लस 0/0 प्लस 3/3 टूटेंगे, फिर आगे। और मोलर टीथ जिसको कह सकते हैं आपके 3 3 6 6 12 और 4 16। तो 16 को 2 से जब गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 32। तो ये रूमिनेंट्स में आपके दांतों की संख्या है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, दांतों के द्वारा ज्ञात की जा सकती है उम्र। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। फॉर्मूला ये है, ये ध्यान रखना, इसको 2 से गुणा किया जाता है क्योंकि आधे ही भाग को दर्शाता है ये, इसलिए 2 से गुणा कर देते। अगला सवाल है, गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है। 10 mm, 10.25, 10.75 और 11 mm। तो यहां अगर हम देखें तो आपके दूध की जो मात्रा होती है, आप H2SO4 प्रयोग करते हैं सबसे पहले, फिर आप मिल्क प्रयोग करते हैं, और फिर आपके फिनोलेप्थिन जो आपकी होती है, फिनोलेप्थिन जो आपका सूचक होता है इसकी फेट की क्लियरिटी को दर्शाने के लिए, वो 2 ml होता है। तो यहाँ पर 10.75, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 10 ml 10.75 और 2 ml, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। और फिर इसको किस में, यहाँ अगर देखोगे ठीक है, तो इसमें शुरुआत में तो भरा जाता है क्या, H2SO4 10 ml, फिर आपके मिल्क भरते हैं इसमें 10%, फिर हम भरते हैं इसमें फिनोलेप्थिन जो इंडिकेटर है आपके वो, फिर हम इसके ऊपर लगाते थे स्टॉप कीपर, ठीक है। स्टॉप कीपर से लॉक कर देते हैं इसको, और फिर आपके इसे उल्टा करके हिलाया जाता है। और गर्बर मशीन में बैलेंस रखने के लिए दोनों तरफ आमने और सामने रखा जाता है। गर्बर मशीन 1100 राउंड, ठीक है, पर मिनट इसका क्या होता है, चक्कर होता है, 1100 RPM होते हैं इसके। तो इसे 3 से 4-5 मिनट तक इसे घुमाया जाता है ताकि फेट क्लियर हो जाता है, ये ध्यान रखना। और फिर स्टॉप कीपर की सहायता से इसे ऊपर नीचे किया जा सकता है लॉक की से। तो यहाँ पर क्या है, सी राइट आंसर। अब ये पूछ ले कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ब्यूटाइरोमीटर, तो सी इसका राइट है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मर्दूरेचक औषधि है। मर्दूरेचक का मतलब होती है हल्की दस्तावर। अरंडी का तेल, कपूर जिसको कह सकते हैं, कपूर और अल्कोहल दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों जिसको कह सकते हैं सर्दियों में स्टिमुलेंट का कार्य करते हैं। लाइसोल, तो यहाँ पर अरंडी का जो तेल होता है, ठीक है, इसे अरंडी या अरंडी का तेल कहते हैं, और ये मर्दूरेचक का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, भारत की औसत वार्षिक वर्षा, देखो कभी भारत कभी राजस्थान, कभी भारत कभी राजस्थान, लगातार पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा 650 mm, 1150, 1200 और 1400। भारत की औसत, तो भारत की औसत 1190 से 1180 से लेकर के 1200 mm। तो यहाँ पर 1200 mm पूछ लिया, कभी फिक्स नहीं रहती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। राजस्थान के सेंस में अगर पूछा जाए तो राजस्थान की आपकी कितनी होती है, 575 mm, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। अगला देखो, भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि, तो भैंस के लिए 310 से 300 से लेकर के 310, गाय के लिए 280 से 290, बकरी के लिए 150 से 155, भेड़ के लिए 145 से 150 दिन। तो यहाँ पर भैंस के लिए गर्भ को धारण करना यानी अपने नवजात को कितने दिन अपने पेट में रखती है, ये ध्यान रखना आपको। सुनहरी क्रांति, फिर रिपीट हुआ सवाल,
ऑप्शन भी लगभग देखो वैसे ही है, फल उत्पादन, तो राइट आंसर है। मछली, इसे कहते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, इसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आलू उत्पादन, इसे गोल क्रांति कहते हैं। और दूध उत्पादन, इसे सफेद क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सफेद क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर फल उत्पादन इसका क्या है? राइट आंसर है ए। ठीक है, ए राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ पर 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी 60.72, 70.82, 75.25 और अब देखिएगा 21वीं पशुगणना शुरू हो चुकी है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर 19वीं का 75.25 था, ये ध्यान रखना राइट आंसर। आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन सी पशुगणना चल रही है, तो 21वीं पशुगणना कंप्लीटली डिजिटल आपके। देखिएगा प्रताप, इसे C50 कहते, किसकी किस्म है? तो मूंगफली, तिल, मूंग, धान। तो धान में जैसे एक तो IR8, इसे वर्ल्ड की मिरेकल वैरायटी कहते हैं। जया, इसे भारत की मिरेकल वैरायटी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मूंग, तो देखिएगा GM4 मूंग की है। सुनैना इसी की है। सीला इसी की है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो प्रताप किसकी है? C50 आपके, जिसको कह सकते तिल की है। तिल की किस्मों में RT शब्द भी लगता है, ये ध्यान रखना आपको। ये पर्टिकुलर आपके कोटा संभाग के क्षेत्र में काम में ली जाती है। ये निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? इन विच क्रॉप्स आर नॉट इन पल्सेज क्रॉप, कौन सी दलहनी फसल नहीं? अरहर दलहनी है, उड़द दलहनी है, ज्वार कौन सी है? ग्रेमिनी। और सोयाबीन कैसी है? तो सोयाबीन दलहन भी है और तिलहन भी है, लेकिन दलहन में इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें पाया जाता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम, लिपोक्सिडेज एंजाइम। क्या पाया जाता है प्यारे? लिपोक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है। तो यहां पर ज्वार इसका राइट आंसर होगा कि ज्वार इसका नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, पेंडामेथिलीन का उपयोग कैसे किया जाता है? पेंडामेथिलीन, तो ये प्री इमर्जेंस, ठीक है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, तो निर्गमन पूर्व यानी कि जर्मिनेशन से पूर्व, निर्गमनोत्तर जर्मिनेशन के बाद, प्रारंभिक निग्नोत्तर, और तो यहां पर प्री इमर्जेंस। प्रारंभिक निग्नोत्तर का मतलब होता है PPI। तो पेंडामेथिलीन, ये ध्यान रखना आपके सही आंसर है। पेंडामेथिलीन का प्रयोग आप विशेष रूप से दलहन में भी करते हैं और दलहन के साथ आप तिलहन में भी करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मोथा, साइप्रस रोडेंटस जिसको कह सकते हैं, मोथा, इसे हम साइप्रस रोडेंटस कहते हैं, साइप्रस रोडेंटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइप्रस रोडेंटस। बीज के द्वारा तना, पत्ती या परकंद, इस परकंद को कहते हैं राइजोम। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राइजोम। तो परकंद के द्वारा, राइजोम के द्वारा प्रवर्धन होता है। तो डी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला है फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो देखिएगा बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे 1905 में फिप्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्योंकि हेनरी फिप्स ने इसके लिए आर्थिक सहयोग दिया था। फिर 1911 में नामकरण चेंज हुआ, 1919 में हुआ और फिर 1946 में हुआ। 1936 में ये बिहार से कहाँ चली गई थी? ये बिहार से चली गई नई दिल्ली। ठीक है, 1929 में क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 1911 में इसका नामकरण चेंज हुआ था, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IIAR था। ठीक है, इस समय IIAR था, जो कि बदल करके 1919 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था, ये ध्यान रखना। ये कब हुआ था? 1919 में। तो यहाँ पर राइट आंसर फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1905 में हुई थी, ये ध्यान रखना ए। हेनरी फिप्स ने इसके लिए
आर्थिक सहयोग किया था, ये ध्यान रखना आपको। तिल की फसल किस कुल से है? तिल हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। एस्टीरेसी, कंपोजिटी, यूफोरबिएसी और पेडिलिएसी और फेबेसी। तो यहाँ पर पेडिलिएसी तिल का फैमिली है। यूफोरबिएसी में आपके काफ़ी अच्छी फैमिलीज दिखाई देती है, अरंडी है, जेट्रोफा है, आंवला है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कैप्सूल, और राजस्थान में इसका उत्पादन पाली जिले में सबसे ज्यादा होता है, पाली में भी सोजत। अगला सवाल, संकर मक्के की बीज दर क्या होती है? हाइब्रिड सीड रेट मेज की 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो 15 से 20 आप देसी मक्का की कर सकते हो, हाइब्रिड की 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर की सीड रेट होती है, ठीक है। बेबी कॉर्न के लिए 22 केजी के आसपास। तो सी इसका राइट आंसर है। संकर मक्का जो होती है वो दो प्रकार से डेवलप होती है संकर मक्का। एक होती है सिंगल क्रॉस, ठीक है, सिंगल क्रॉस, नाम सिंगल है लेकिन ईस्ट और शल नामक दो वैज्ञानिक। और एक होती है डबल, नाम डबल है लेकिन एक ही व्यक्ति है, डीएफ जोन्स, ठीक है, डीएफ जोन्स। ये 1910 में इसका प्रयोग यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, और भारत में इसका प्रयोग 1920 में, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर। मक्का का वैसे उत्पादन पूछोगे तो मक्का वैसे कर्नाटक में और राजस्थान में मक्का आपके चित्तौड़ में, ठीक है। अगला देखो, हो गया ये। तो अगला देखो, जिप्सम में कैल्शियम कितने परसेंट होता है? जिप्सम में, तो जिप्सम में अगर देखोगे CaSO4 2H2, तो इसमें कैल्शियम 2, एक तो 23.2 और एक 29.2। तो यहाँ पर वाटर के साथ 23.2 और विदाउट वाटर के साथ 29.2। तो यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन कभी साथ नहीं होंगे। सल्फर भी पाई जाती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 29.2 आपका सही आंसर है, ए, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है? गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, तो गेहूं में सिंचाई की 6 क्रांतिक अवस्था है। CRI क्राउन रूट इनिशिएशन, टिलरिंग, लेट जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, ब्लूमिंग या ईयर स्टेज, मिल्किंग स्टेज और डफ स्टेज, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर फूल आते समय शीर्ष जड़ जमने पर इसे कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, और इसके बारे में BL भारद्वाज साहब ने बताया था, ये ध्यान रखना। किसने बताया था? BL भारद्वाज ने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या है? बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये क्या है? ये ध्यान रखना, यह अनिवार्य सिंचाई की अवस्था है, ये ध्यान रखना। क्या है? यह अनिवार्य सिंचाई की अवस्था है, ये ध्यान रखना। कंपलसरी है, अनिवार्य कितने दिन पर? तो 21 डे आफ्टर सोइंग, 21 दिन बाद में आपको यह सिंचाई करनी ही करनी होगी, ये अनिवार्य है। 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, जस्ते की कमी से खेरा रोग किस फसल में होता है? जस्ते की कमी से खेरा रोग, तो मक्के में जिसको कह सकते हैं जिंक की कमी से होता तो है लेकिन खेरा नहीं होता, व्हाइट बड होती है, सफेद कली का बोलते हैं इसको। सोयाबीन, धान, जवार, और धान में क्या हो जाएगा? व्हाइट बड आपको दिखाई देगी जिसते की कमी से। YL ने इसे खो जाता है, ये ध्यान रखना। किसने? YL ने, ये ध्यान रखना। तो सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, गंगा 2 किसकी है? तो गंगा 1 जिसकी है वही गंगा 2। CSV, ठीक है, HD, बाजरा, HHB वगैरह वाली वेराइटीज। तो ए इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। अगला देखो बेटा, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 45 से 50, 40 से 45, 35 से 40। तो 35 से 40 जैसे आपका सरसों, और सरसों के साथ में तारा मीरा, 50 से 55, और ये मूंगफली। तो 20 का राइट आंसर है।
ठीक है, क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे, अगला देखो। शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है 1000 mm, 750 mm, परंतु 1000 से कम, 750 mm से कम जो होती है वहां पर शुष्क खेती की जाती है, जैसे राजस्थान। ठीक है। ईसबगोल का वानस्पतिक नाम, तो ईसबगोल को क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा कहते हैं। केसिया अंगेस्टिफोलिया, प्लांटेगो ओवेटा ईसबगोल, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, सफेद मूसली, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो यहां पर प्लांटेगो ओवेटा जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा। ईसबगोल रबी की क्रॉप है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट भूसा और बीज। तो बीज 70 से 75% और भूसा आपके 25 से 30% पाया जाता है इसमें। तो 20 का राइट आंसर है। सीड रेट 6 से 8 kg आपको दिखाई देगी पर हेक्टेयर। अगला देखो, सुपर स्टार गुलाब की प्रजाति है, ये किस वर्ग में आती है? तो देखो सुपर स्टार है, सुपर स्टार किसकी है? तो हाइब्रिड टी में, ये ध्यान रखना। सुपर स्टार किसमें? हाइब्रिड में। अगला देखो, क्षारीय मृदा का सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्षारीय मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? चूने से। चूने का प्रयोग किस में करते हैं? तो चूने का प्रयोग अम्लीय मृदा सुधारक के रूप में करते हैं, अम्लीय मृदा सुधारक। ठीक है, ये ध्यान रखना। पोटेशियम सल्फेट, जिप्सम, तो जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, किसमें? क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग। तो सी इसका राइट आंसर। अगला देखो, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? करेंसी, एनर्जी करेंसी। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा का मतलब है एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी। तो पोटास, फास्फोरस, तो फास्फोरस को क्या कहते हैं? की ऑफ एनर्जी। तो 20 का राइट आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, बोरोन जिसको कह सकते हैं पोलिनेशन और निषेचन में। ठीक है, ये पोलिनेशन में दिखाई देगा। पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। अगला देखो, बीज के द्वारा प्रवर्धन की मुख्य कमी है। सीड के द्वारा पोलिनेशन होता है, उसमें क्या कमी है? यह एक कठिन विधि है। कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। सरल, सस्ती और आसान, कोई भी प्रयोग कर सकता है। सरल है, सस्ती है, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, तो होती ही बीज के द्वारा है। पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं। पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते। तो पौधे मदर प्लांट के समान नहीं होते, ये भी सही है। पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं। यहाँ पर तो मुख्य कमी क्या है ये बताना है आपको। क्या कमी देखी जाती है? तो पौधे अगर देखोगे तो कमी सबसे मुख्य यही होती है कि पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको। तो कमी यही होगी। बाकी कठिन विधि है नहीं, कठिन नहीं है, सरल है, ये तो कमी नहीं है इसमें। तो ये तो कठिन विधि नहीं है। तो इस नई संकर किस्मों का विकास नहीं किया जा सकता, ये भी कमी नहीं है। पौधे सामान्य कम ओजपूर्ण होते हैं और पौधे मात्र पौधों के सदृश नहीं होते, तो ये कमी है इसमें, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है? तो आम। तो आम में विटामिन ए देखी जाती है, क्या है? अधिक। तो ये फलों में सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है। कौन सा एक बीजपत्री? अंगूर, चीकू, लीची, केला। तो केला एक बीजपत्री है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस समय चल रहा है आपके जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष ट्रिपल धमाका ऑफर, कुछ ही समय शेष है। तो अति शीघ्र उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और अपने इच्छित कोर्स में प्रवेश लें और अप टू 90% तक की छूट सुनिश्चित करें। 3 महीने के कोर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी पाए। और अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं, सिलेक्शन आप जिसको कहते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। उत्कर्ष ऐप की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको दिखाई देगा, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे नोरसेट, रीट, आरआरबी, एनटीपीसी, पशु परिचर, जेट, सुपरवाइजर, मोर मच, खूब टेस्ट सीरीज है आपके यहाँ पर। इसके अलावा उत्कर्ष की बुकशाला पर आपको अप टू 80%, जो विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है वह पशु परिचर की बुक को खरीदना नहीं भूले।
175 रुपये इसकी प्राइस है। पशु परिचर रामबाण बुक है। अक्षय सर, डॉक्टर सुमित कड़वा, डॉक्टर डिडेल, जीएल चौधरी और नरेंद्र चौधरी सर जिसको कह सकते हैं इस बुक में आपको दिखाई देंगे। तो ये थी आज की क्लास और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिली है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए अब पुनः मिलेंगे आपके साथ लाइव सेशन के साथ अगली क्लास में, यानी कि 3 तारीख जिसको कह सकते हैं आपके नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उसमें पुनः मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।